इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक शांत रात, चारों ओर सन्नाटा है और आप आईने में खुद को देख रहे हैं। अचानक आप कुछ अलग महसूस करते हैं। एक रेखा जो पहले वहां नहीं थी, आपकी त्वचा में हल्की चमक की कमी, एक ऊर्जा जो पहले जैसी नहीं रही। उसी क्षण एक आंतरिक आवाज फुसफुसाती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आप इसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार यह विचार आपके साथ रह जाता है। जो आप अब जानने वाले हैं वह कोई जादू या कॉस्मेटिक रहस्य नहीं है। यह एक गहन, प्राचीन और शक्तिशाली शिक्षा है। अगर यह संदेश आज आपके पास पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि आप उस सत्य को समझने के लिए तैयार हैं जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ता है। सदियों से बौद्ध शिक्षाओं में यह बताया गया है कि शरीर, मन और आत्मा वृद्धावस्था की प्रक्रिया में कैसे जुड़े हुए हैं। आज विज्ञान उस बात की पुष्टि करने लगा है जो साधु पहले से जानते थे कि बुढ़ापा केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। प्रयोगशालाओं में शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं की उम्र घटाने, ऊतकों को पुनर्जीवित करने और जानवरों की जीवन अवधि बढ़ाने में सफलता पाई है, यह साबित करते हुए कि शरीर में खुद को नवीनीकृत करने की छिपी क्षमता मौजूद है। प्राचीन गुरुओं ने पहले ही ध्यान और अभ्यास की स्थितियों के बारे में बताया था, जो क्षय को धीमा करने, जीवन शक्ति को बहाल करने और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को सक्रिय करने में मदद करते थे। जो लोग क्रीम, गोलियों या बाहरी प्रक्रियाओं में खोज करते हैं, वास्तव में वह सब अंदर ही मौजूद है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर खुद को ठीक करने के लिए प्रशिक्षित हो सकता है, जैसे कोई शहर रात में अपनी सड़कों की मरम्मत करता है। सोचिए कि आपकी कोशिकाओं में एक गुप्त स्विच है जो सोई हुई युवावस्था को जगाने में सक्षम है, और वह स्विच किसी महंगे प्रयोगशाला में नहीं है, बल्कि सरल और सचेत अभ्यासों में है जो पीढ़ियों से बौद्ध साधुओं द्वारा संप्रेषित किए गए हैं। यहीं से नवीनीकरण की सच्ची यात्रा शुरू होती है, यह समझकर कि शरीर केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रणाली है जो लगातार खुद को नवीनीकृत करती है। हर कोशिका, हर अंग, हर तंतु पुनर्जन्म के लिए डिजाइन किया गया है, और जब मन और आत्मा इस प्रक्रिया के साथ मेल खाते हैं तो वृद्धावस्था केवल एक दंड नहीं रहती, बल्कि यह एक रूपांतरण बन जाती है। आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे लेकिन बिना रुके खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता रखती है। अगर यह सत्य है तो एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, हम बूढ़े क्यों होते हैं? उत्तर समय के बीतने में नहीं है, बल्कि यह शरीर की मरम्मत प्रणाली कैसे काम करती है इसमें है। विज्ञान ने दिखाया है कि बुढ़ापे का असली कारण उम्र नहीं, बल्कि जमा हुआ नुकसान है। डीएनए में छोटे टूट फूट, माइटोकॉन्ड्रिया में तनाव और कोशिकाओं के भीतर अवरोध। वर्षों के साथ यह क्षय शरीर की मरम्मत क्षमता से तेजी से बढ़ता है। फिर भी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पहले ही इसी सिद्धांत की बात करते थे, हालांकि अलग भाषा में। वे कहते थे कि अशुद्धियां जीवन शक्ति को रोकती हैं, शरीर को मंद करती हैं और प्राकृतिक नवीनीकरण को धीमा करती हैं। उनका समाधान स्पष्ट था, शुद्धिकरण। सचेत आहार, श्वास और आंतरिक अनुशासन के माध्यम से शरीर गहन सफाई की प्रक्रिया शुरू करता है। आधुनिक विज्ञान में इसे ऑटोफैगी कहा जाता है, एक प्रक्रिया जिसमें शरीर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को निकालता है और उन्हें नई स्वस्थ कोशिकाओं में बदल देता है। जब हम शरीर को बिना भोजन के कुछ समय देते हैं तो यह कमजोर नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। उस समय पुरानी प्रोटीन टूटती हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हट जाती हैं और नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती हैं। 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इस प्रक्रिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यह पुष्टि करते हुए कि साधु सदियों से इसे अभ्यास कर रहे थे। उनके लिए उपवास केवल आध्यात्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि जैविक नवीनीकरण का एक तरीका भी था। साधु दिन में केवल एक बार भोजन करते थे या लंबे समय तक उपवास रखते थे, न कि सजा के लिए, बल्कि स्पष्टता और संतुलन पाने के लिए। उन्हें पता था कि शरीर को खुद को ठीक करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है और भोजन पर निर्भरता को कम करने से जीवन शक्ति मुक्त होती है, जिसे विज्ञान दीर्घायु पथ सक्रियण कहता है। बौद्ध धर्म में उसे भोजन के आसक्ति को छोड़ना कहा जाता था। दोनों दृष्टिकोण समान परिणाम देते हैं।
जब हम शरीर को ओवरलोड करना बंद करते हैं तो यह खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। फिर है आंदोलन, जिसे अक्सर केवल फिट रहने का तरीका समझा जाता है। वास्तव में जब आप अपनी मांसपेशियों को हिलाते हैं, चलते हैं या खिंचाव करते हैं तो आप अपनी कोशिकाओं को एक सीधा संदेश भेजते हैं, युवा रहो, मजबूत रहो। अध्ययन बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि टेलोमेर को संरक्षित करती है। वे संरचनाएं जो डीएनए की सुरक्षा करती हैं और समय के साथ छोटी होती जाती हैं। जितने लंबे टेलोमेर उतनी लंबी जीवन अवधि संभव। हालांकि साधु आनुवंशिकी के बारे में नहीं बोलते थे। उनके ध्यान अभ्यास, अनुशासित मुद्राएं और अनुष्ठानिक आंदोलन उनके शरीर को संतुलन में रखते थे। उन्हें पता था कि बिना उद्देश्य के लंबी स्थिरता ठहराव पैदा करती है, जबकि सचेत आंदोलन जीवन लाता है। और अंत में श्वास। यह साधारण लग सकता है, लेकिन यह शरीर और मन के बीच पुल है। गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक तंत्र सक्रिय होता है और कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, तनाव हार्मोन जो वृद्धावस्था को तेज करता है। धीमी और नियंत्रित सांस इसे धीमा कर देती है। बौद्ध साधु इसे पूरी तरह समझते थे। उनके मठों में श्वास परिवर्तन का प्रवेश द्वार थी। हर सचेत श्वास न केवल मन को शांत करती है, बल्कि शरीर के जैविक तंत्र को भी बदल देती है। हमारी प्राकृतिक पुनर्जनन शक्ति को जागृत करती है। जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं तो आपका हृदय शांत होता है, रक्तचाप संतुलित रहता है और यहां तक कि आपका डीएनए भी सुरक्षित रहता है। लेकिन केवल श्वास ही वृद्धावस्था को प्रभावित नहीं करती। आहार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो केवल कैलोरी गिनने से कहीं अधिक गहरा है। आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे जीन सक्रिय कर सकते हैं जो कोशिकाओं की मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अन्य सूजन और क्षय को बढ़ावा देते हैं। अतिरिक्त चीनी, प्रसंस्कृत तेल और परिष्कृत उत्पाद शरीर को भीतर से ऑक्सीडाइज करने वाले ईंधन की तरह कार्य करते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हैं, उस नाजुक मशीनरी की रक्षा करते हैं जो आपके शरीर को सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। बौद्ध साधु पहले ही सचेत आहार का अभ्यास करते थे, जो मुख्यतः पौधों पर आधारित होता था, न कि फैशन के लिए, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि हल्का आहार मन को स्पष्ट, शरीर को लचीला और वृद्धावस्था की प्रक्रिया को धीमा रखता है। आज रात आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या आप अपनी क्षय को पोषित कर रहे हैं या अपनी नवीनीकरण को? हर भोजन, हर सांस और हर कदम आपको बीमारी की ओर खींचता है या आपको जीवन शक्ति की ओर वापस ले आता है। हालांकि शरीर केवल संपूर्ण का एक हिस्सा है। भले ही आप पोषण ठीक से ले रहे हों, अगर आपका मन तनाव, भय या निरंतर शोर से भरा है तो आप तेजी से बूढ़े हो सकते हैं। मन केवल वृद्धावस्था को प्रभावित नहीं करता, यह उसे नियंत्रित करता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया जिसमें वृद्ध पुरुषों को 20 साल पहले की दुनिया का अनुकरण करने वाले वातावरण में रखा गया। केवल 1 सप्ताह में उनकी दृष्टि, स्मृति और मुद्रा में सुधार हुआ। उनके शरीर वास्तव में यह मानने लगे कि वे युवा हैं। यही सोच की छिपी शक्ति है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि मन वास्तविकता का वास्तुकार है। धम्मपद में कहा गया है, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। यदि आप मानते हैं कि बूढ़ा होना अपरिहार्य और क्षय की प्रक्रिया है, तो आपका शरीर उसी आदेश का पालन करेगा। लेकिन अगर आप अनित्य को हानि के रूप में नहीं, बल्कि नवीनीकरण के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपका शरीर संतुलन और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करेगा। ध्यान उस समझ तक पहुंचने का पुल है, एक अभ्यास जो मन को शांत करता है, शरीर को तनाव के बोझ से मुक्त करता है और अंदर से पुनर्युवक ऊर्जा को जागृत करता है। बौद्ध अभ्यास के मूल में एक ज्ञान है जिसे आज विज्ञान पुष्टि करने लगा है। ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि मस्तिष्क की वृद्धावस्था को धीमा करता है, टेलोमेर की रक्षा करता है और तनाव के स्तर को घटाता है। अध्ययन बताते हैं कि रोजाना केवल कुछ मिनट का ध्यान मस्तिष्क की ग्रे मैटर बढ़ा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो स्मृति
और सीखने से जुड़े हैं। जो पहले ज्ञान की ओर मार्ग था, आज वह दीर्घायु के लिए एक शक्तिशाली उपकरण भी बन गया है। तनाव, कड़वाहट और असुलझे आघात एक चुपचाप विष की तरह कार्य करते हैं। यह आपकी जीवन शक्ति को चुराता है और अदृश्य वर्षों को जोड़ता है। इसके विपरीत क्षमा, करुणा और आभार सच्चे युवावस्था के अमृत है। आधुनिक विज्ञान इसे समर्थन देता है। आभार का अभ्यास सूजन को घटाता है, सहानुभूतिपूर्ण ध्यान प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और क्षमा रक्तचाप को स्थिर करने में मदद करता है। आपकी भावनाएं क्षणिक नहीं है। हर विचार और भावना आपकी कोशिकाओं में निशान छोड़ती है। इसलिए यह सवाल करना महत्वपूर्ण है, कौन से कड़वेपन आपको बूढ़ा बना रहे हैं? कौन से अपराध आपके चेहरे पर निशान छोड़ रहे हैं? जब आप उन भारों को छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर से वजन और वर्षों को भी मुक्त करते हैं। फिर है ऊर्जा, वह अदृश्य जीवन प्रवाह जिसे साधु प्राण या छी कहते हैं। मंदिरों में गुरु तम्मो जैसी प्रथाओं में माहिर थे, जो बर्फ के बीच शरीर का तापमान बढ़ा सकती थीं, और इससे पश्चिमी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे। यह जादू नहीं था। उन्होंने अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को नियंत्रित करना सीखा था, जो प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा देती है। जब ये कमजोर होती है तो हम बूढ़े होते हैं। जब ये श्वास और ऊर्जा अभ्यास के माध्यम से पुनः सक्रिय होती है तो जीवन शक्ति फिर से जन्म लेती है। आज विज्ञान शरीर के बायोइलेक्ट्रिक क्षेत्रों का अध्ययन करता है और पुष्टि करता है कि कोशिकाएं सूक्ष्म विद्युत संकेतों के माध्यम से संचार करती हैं, जो मरम्मत और पुनर्जनन का समन्वय करती हैं। बौद्ध इसे अलग तरीके से समझते थे, ऊर्जा चैनलों को शुद्ध करके जीवन शक्ति को स्वतंत्र रूप से बहने देना। यहां तक कि ध्वनि को भी एक औषधि माना जाता था। मंत्र और पवित्र गीत शरीर की कंपन को संतुलित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं और मन को तरोताजा करते हैं। हाल के अध्ययन दिखाते हैं कि ओम जैसी ध्वनियों का उच्चारण वेगस नर्व को सक्रिय करता है, तनाव को कम करता है और कोशिकाओं की मरम्मत में सुधार करता है। जो प्रतीत होता था कि एक रहस्यमय अनुष्ठान है, वास्तव में यह ध्वनि के माध्यम से प्रकट विज्ञान का प्राचीन तरीका था। जब आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, अपने मन को अनुशासित करते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, तो आप केवल वृद्धावस्था को नहीं रोकते, आप उसे उलट देते हैं। आपका चेहरा चमकता है, आपकी दृष्टि में निखार आता है और आपकी गति हल्की हो जाती है। यही कारण है कि कई 8वीं दशक के साधु समय के प्रभाव से अछूते लगते हैं। उन्होंने नवीनीकरण के उस स्तंभ में महारत हासिल कर ली है जिसे आधुनिक मानवता अभी खोज रही है। और अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह ज्ञान आपके पास इसलिए आया है क्योंकि आप इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर पृथ्वी है, आपका मन बीज और आपकी ऊर्जा सूर्य की रोशनी है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ भी नहीं खिलता अगर वातावरण प्रतिकूल हो। आपके पास अनुशासन, अच्छा आहार और आंतरिक अभ्यास हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को अराजकता, शोर या भावनात्मक प्रदूषण से घेरते हैं तो आपका प्रयास विफल हो जाएगा। आपका वातावरण जितना आप सोचते हैं उससे अधिक वृद्धावस्था को तेज या उलट सकता है। साधु इसे सदियों से जानते थे, इसलिए वे पहाड़ों के बीच छिपे मंदिरों में रहते थे, जंगल, शुद्ध हवा और सन्नाटे से घिरे। वे अलगाव की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जी रहे थे, जो उपचार, पुनर्युवन और पूर्ण जीवन के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण था। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि प्राचीन बौद्ध परंपराओं ने हमेशा जो जाना था, प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना, जीवन को लंबा करता है और शरीर को पुनर्जीवित करता है। जो लोग प्राकृतिक वातावरण में अधिक समय बिताते हैं, उनमें तनाव कम होता है, टेलोमेयर लंबे रहते हैं और मानसिक क्षय धीमा होता है। इतना सरल कार्य जैसे पेड़ों के बीच चलना कोर्टिसोल के स्तर को घटाता है और सूजन को कम करता है। जापान में इसे शिनरिन योकू या वन स्नान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे सिर्फ सचेत अभ्यास कहा जाता था। लेकिन यदि हम साधुओं की शांति की तुलना आधुनिक परिवेश से करें तो अंतर चिंताजनक है। आज हम निरंतर शोर, कृत्रिम रोशनी जो हमारी नींद को प्रभावित करती है,
आधी रात तक चमकती स्क्रीन और विषाक्त तत्वों से भरी हवा के बीच रहते हैं। इन प्रत्येक कारकों से वृद्धावस्था चुपचाप तेज होती है, कोशिकाएं सूज जाती हैं और शरीर की प्राकृतिक लय बाधित होती है। रात के समय नीली रोशनी के संपर्क से मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित होता है। वह हार्मोन जो आराम और पुनर्जनन को नियंत्रित करता है। वायु प्रदूषण फेफड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। शहरी शोर तनाव हार्मोन बढ़ाता है और डीएनए को क्षति पहुंचाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का ध्यान पूरी तरह से विषाक्त जीवन का प्रतिपूरक नहीं हो सकता। उस वातावरण को बदलना आवश्यक है। फिर भी बौद्ध धर्म सिखाता है कि वातावरण केवल भौतिक नहीं है, बल्कि मानव और भावनात्मक भी है। अपने आध्यात्मिक मार्ग पर साधक संघ नामक समुदायों का निर्माण करते थे, जहां वे उन लोगों के साथ रहते थे जो उद्देश्य, शांति और अनुशासन साझा करते थे। यह संयोग नहीं था। आज विज्ञान बताता है कि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, आदतों और लय का अनजाने में अनुकरण करते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ बिताते हैं जो शिकायत, भय और अराजकता से भरे हैं, तो वह ऊर्जा आप में प्रतिबिंबित होगी। इसके विपरीत, यदि आप उनके साथ रहते हैं जो शांति और स्पष्टता के साथ जीते हैं, तो आपका शरीर और मन उसी आवृत्ति पर गूंजने लगता है। आपका समुदाय सचमुच आपकी जीव विज्ञान को आकार देता है। साधु प्राकृतिक लय का महत्व भी समझते थे। उनके दिन सटीक रूप से व्यवस्थित होते थे। वे सूर्योदय पर उठते, नियमित समय पर भोजन करते, ध्यान करते और जल्दी विश्राम करते। ये दिनचर्या केवल आदतें नहीं थीं, बल्कि शरीर को प्रकृति के साथ तालमेल में रखने का तरीका थीं। आधुनिक विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है, एक जैविक घड़ी जो हार्मोन उत्पादन से लेकर कोशिका मरम्मत तक को नियंत्रित करती है। जब आप इसका सम्मान करते हैं, तो शरीर प्रभावी ढंग से खुद को बहाल करता है। जब आप इसे तोड़ते हैं, देर रात सोने, असमय खाने या अव्यवस्थित जीवन जीने से, तो वृद्धावस्था तेज होती है। प्रयोगों ने दिखाया है कि इस लय को बदलने से जानवरों की जीवन प्रत्याशा भी कम हो सकती है। व्यवस्था युवावस्था बनाए रखती है, अव्यवस्था उसे घटाती है। लेकिन एक और प्रकार का प्रदूषण है जो समान या उससे अधिक खतरनाक है, मानसिक प्रदूषण। हम निरंतर नकारात्मक समाचार, मीडिया में हिंसा और सोशल मीडिया पर लगातार तुलना की धारा में डूबे रहते हैं। हर उत्तेजना छोटे भावनात्मक झटके उत्पन्न करती है, जिन्हें तंत्रिका तंत्र संसाधित करने के लिए तैयार नहीं है। दिन प्रतिदिन ये छोटी मानसिक चोटें जमा होती हैं और आंतरिक जीवन शक्ति को कम करती हैं। इसलिए साधु अत्यधिक बातचीत, गपशप और व्याकुलता से बचते थे, न केवल नैतिकता के कारण, बल्कि क्योंकि ये आत्मा की ऊर्जा को समाप्त करती है और मन को कमजोर करती है। इसलिए यह पूछना महत्वपूर्ण है, आपका वातावरण आपको क्या बना रहा है? क्या आपका घर शांति का स्थान है या अव्यवस्था का बोझ जो आपके मन पर दबाव डालता है? क्या आपकी रातें स्क्रीन से भरी हैं जो आपकी गहरी नींद चुरा रही हैं? क्या आप हर सुबह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं या केवल अराजकता में जीवित हैं? अपने वातावरण, भौतिक और भावनात्मक दोनों को बदलना वृद्धावस्था को रोकने और अपने जीवन में शांति लौटाने का पहला कदम हो सकता है। हर छोटा परिवर्तन मायने रखता है। जब आप अपने परिवेश को साफ करना, अपने स्थान को व्यवस्थित करना, प्रकृति के करीब जाना, स्वस्थ दिनचर्या स्थापित करना और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं, तो कुछ गहरा होता है। जैविक घड़ी धीमी हो जाती है, आपका शरीर नवीनीकृत होता है, आपका मन स्पष्ट होता है और जीवन शक्ति फिर से प्रवाहित होती है। इसलिए वातावरण को दीर्घायु का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह केवल शरीर, मन और ऊर्जा को मजबूत नहीं करता, बल्कि उनकी रक्षा भी करता है। सदियों से ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि साधु समय के प्रभाव से अछूते प्रतीत होते थे। भले ही उनके बाल सफेद हो जाते, उनकी दृष्टि शांत रहती, कदम ठोस और जीवन शक्ति आश्चर्यजनक होती थी, यहां तक कि वृद्धावस्था में भी। जो कई लोग किंवदंतियां मानते थे, आज इसे ठोस अभ्यासों के परिणाम के रूप में समझा जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान अभी अध्ययन कर रहा है। उनमें से एक तकनीक को त्सा लुंग या चैनलों के माध्यम से श्वास कहा जाता है। इसमें
साधक शरीर में ऊर्जा चैनलों की कल्पना करते हैं और अवरोधों को मुक्त करने के लिए सचेत श्वास का उपयोग करते हैं। बाहर से यह केवल एक साधारण अनुष्ठान प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, तनाव और दबाव के पैटर्न को घोलने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि ये ऊर्जा अवरोध दीर्घकालिक सूजन उत्पन्न करते हैं, जो वृद्धावस्था के प्रमुख प्रेरकों में से एक है। साधु अनजाने में सदियों पहले ही सूजन को कम कर रहे थे, इससे पहले कि आधुनिक चिकित्सा इसे नाम देती। उनके अभ्यास का एक और मूल स्तंभ मंत्र थे, जो कई लोगों के लिए केवल दोहराई जाने वाली ध्वनियां हैं। उनके लिए ये पवित्र कंपन थे जो शरीर की ऊर्जा को समन्वित करते थे, जैसे कोई संगीत यंत्र। हर कोशिका एक आवृत्ति पर कंपन करती है और विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण करने से आंतरिक संतुलन बहाल होता है। हाल के अध्ययन दिखाते हैं कि मंत्र जाप हृदय गति को संतुलित कर सकता है, वेगस तंत्र को मजबूत कर सकता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सुधार कर सकता है। भले ही साधु डीएनए या न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कभी नहीं बोले, उनके शरीर केवल ध्वनि की शक्ति से युवा होते थे। वहीं विज्ञान ने समान तंत्रों की खोज शुरू कर दी है। 2012 में शोधकर्ता शिन्या यामानाका ने ऐसे कारकों का समूह पहचाना जो वयस्क कोशिकाओं को युवा अवस्था में वापस ले सकते हैं, जैसे उनकी आंतरिक घड़ी को रीसेट कर रहे हों। कुछ वर्षों बाद बाब्रहम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने त्वचा की कोशिकाओं को 30 साल युवा किया बिना उनकी पहचान बदले। जो पहले असंभव लगता था कि एक बूढ़ी कोशिका फिर से युवा हो सकती है, आज यह वास्तविकता है। जिसे साधु जीवन ऊर्जा का नवीनीकरण कहते थे, आधुनिक जीव विज्ञान इसे कोशिका पुनः प्रोग्रामिंग के रूप में वर्णित करता है। एक और हाल की खोज जो प्राचीन शिक्षाओं से मेल खाती है वह है सेनोलिटिक्स, जिनका उद्देश्य जॉम्बी कोशिकाओं को निकालना है। ये वे बूढ़ी कोशिकाएं हैं जो अब विभाजित नहीं होती, लेकिन विषाक्त पदार्थ छोड़ती हैं जो आसपास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। साधु इन्हें अवरोधित ऊर्जा या अशुद्धियां कहते थे, जो शरीर को गंदा करती है और मन को धुंधला करती है। आज विज्ञान उन्हें अलग नाम देता है, लेकिन मूल तत्व वही है, पुराने को हटाकर नए के लिए स्थान बनाना। इस प्रकार जो पहले मंदिरों और मठों में अभ्यास किया जाता था, अब प्रयोगशालाओं में भी उसका अनुवाद मिल रहा है। सच्ची युवावस्था केवल समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मन, शरीर, ऊर्जा और परिवेश के बीच संतुलन पर निर्भर करती है। जब यह सामंजस्य बहाल होता है तो वृद्धावस्था केवल एक दंड नहीं रहती, बल्कि इसे उलटने योग्य प्रक्रिया बन जाती है। आधुनिक विज्ञान इन कोशिकाओं को सेनेसेंट कहता है। जानवरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इन्हें हटाने से जीवन काल बढ़ सकता है और शरीर की कार्यप्रणाली पुनर्स्थापित हो सकती है। लेकिन सबसे गहरा रहस्य न तो कोशिकाओं में है और न ही श्वास में, यह विश्वास में है। प्लेसबो अध्ययन दिखाते हैं कि मन की अपेक्षा वास्तविक उपचार प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकती है, यहां तक कि ऊतकों के पुनर्जनन को भी। बौद्ध धर्मियों ने इसे अपने अभ्यास में दृढ़ और निरंतर विश्वास के रूप में समझा। जब कोई साधु पूरी तरह से अपने मंत्र या दृश्यावलोकन में विश्वास करता था, तो उसका शरीर उसी विश्वास पर प्रतिक्रिया करता था। आधुनिक विज्ञान इसे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहता है, यानी विचार सीधे इम्यून सिस्टम और शरीर की मरम्मत तंत्र पर कैसे प्रभाव डालते हैं। शरीर मन के आदेश का पालन करता है, इसलिए वे साधु जो भक्ति के साथ अभ्यास करते थे, वे वृद्ध नहीं दिखाई देते थे। इसका कारण कोई विशेष रहस्य नहीं था, बल्कि वे शरीर, मन, ऊर्जा और वातावरण को एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में एकीकृत करते थे। आज विज्ञान इसे केवल क्रीम या सर्जरी के जरिए नहीं, बल्कि सेल पुनः प्रोग्रामिंग, सेनोलेटिक्स और एपिजेनेटिक थेरेपी के माध्यम से दोहराने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि साधु अनुशासन और श्वास के माध्यम से करते थे। वृद्धावस्था लचीली, प्रत्यास्थ और पलटने योग्य है। आपकी कोशिकाएं स्मृति संजोती हैं, आपका मन शक्ति संजोता है, आपकी ऊर्जा जीवन शक्ति बनाए रखती है और आपका वातावरण लय निर्धारित करता है। सवाल यह है, क्या आप अधिकांश लोगों की तरह गिरावट का इंतजार करेंगे या नवीनीकरण का चयन करेंगे?
आज आपने उस नक्शे को देखा है जो अधिकांश लोगों ने कभी नहीं देखा। एक नक्शा जो सदियों तक बौद्ध मंदिरों में छिपा रहा और जिसे अब विज्ञान पुष्टि करता है। आपने यह सीखा है कि आपके शरीर में ऐसे स्विच हैं जिन्हें उपवास, आंदोलन और सचेत आहार के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। आपका मन तनाव और भय से मुक्त जीन घड़ी को धीमा या पलट सकता है। जीवन शक्ति, श्वास, मंत्र और सूक्ष्म अभ्यासों के माध्यम से पोषित प्रत्येक कोशिका को पुनः ऊर्जावान कर सकती है। आपका वातावरण, हवा, लय, आपके आसपास के लोग आपको वृद्ध कर सकता है या नवीनीकरण कर सकता है। जब ये चार स्तंभ एक साथ मिलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। शरीर याद करता है कि युवा कैसे रहें, लेकिन केवल ज्ञान कुछ नहीं बदलता, आपको क्रियान्वित करना होगा। वृद्धावस्था अभी होती है, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक श्वास में। हर दिन जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, घड़ी बढ़ती रहती है। हर दिन जब आप अभ्यास करते हैं, यह धीमी होती है और कभी कभी पीछे भी लौटती है। साधु इसे जानते थे, विज्ञान इसे पुष्टि करता है। अब आप भी जानते हैं, तो अपने आप से पूछें, क्या आप अभी भी दर्पण से भागेंगे, रेखाओं से छिपेंगे और ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाएंगे, या आप वृद्धावस्था का सामना करेंगे और अपने नवीनीकरण का अधिकार वापस पाएंगे? चयन आपका है, इस रात, न कि कल, न किसी दिन। इसलिए यह संदेश अभी आपके पास आया है। अरबों लोगों ने इसे पहले प्राप्त किया है और अब आपकी बारी है। टिप्पणी में लिखें, मैं नवीनीकरण चुनता हूं। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे शब्दों में डालने से आप अपने अवचेतन में एक बीज बोते हैं जो कहता है, मैं असहाय नहीं हूं, मुझे बिना विकल्प के बूढ़ा होने के लिए नहीं बनाया गया, मैं पलट सकता हूं, मैं नवीनीकरण कर सकता हूं। जब आप आज रात सोएंगे, याद रखें, हर श्वास उपचार का अवसर है, हर विचार आपकी कोशिकाओं के लिए एक संकेत है और हर निर्णय आपको वृद्ध बनाता है या पुनर्स्थापित करता है। सचेत रूप से खाना, गहरी श्वास लेना, मौन का अभ्यास करना या ध्यान करना कोई छोटा कार्य नहीं है, बल्कि यह आपकी नई जीवन कथा को लिखने जैसा है। 1 साल बाद की कल्पना करें, हल्का, स्पष्ट, जीवंत, आपका चेहरा चमकता हुआ और आपकी ऊर्जा नवीनीकृत। कल्पना करें कि कोई आपसे आपका रहस्य पूछे और आप मुस्कुराएं, क्योंकि आप सत्य जानते हैं, रहस्य बाहर नहीं, आपके भीतर है और यह रात आपको मिल गया। यह आपका निमंत्रण, आपका चुनौती और आपका अवसर है आधुनिक और नवीनीकरण जीवन में प्रवेश करने का। यदि इस संदेश ने आपको छुआ है, इसे न खोने दें। इस रात अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें और कल फिर से शुरू करें। कदम दर कदम आप देखेंगे कि रहस्य वास्तविक है। जाने से पहले मैं आपको हमारे समुदाय से जुड़ने का आमंत्रण देता हूं। आप केवल बटन नहीं दबाते, बल्कि उन लोगों की आधुनिक संघ का हिस्सा बनते हैं जो गिरावट को भाग्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम साथ मिलकर नवीनीकरण, जीवन और शाश्वत शक्ति चुनते हैं। सदस्यता लें, जुड़ें और इस वीडियो को किसी प्रियजन के साथ साझा करें, क्योंकि एक दिन जब वे आपको चमकते हुए देखेंगे, वे पूछेंगे, आपने यह कैसे किया? और आप इस अनंत रात को याद करेंगे। नवीनीकरण चुनें, अब शुरू करें।